नमस्कार, सुप्रभात। ये पाठ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का सभी को नमस्कार। पूर्व में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक जो काव्य है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास के विषय में, उनके समय के विषय में कि वे कब हुए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अर्थात महाकवि कालिदास का समय क्या रहा, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की और अन्य ग्रंथों की भी रचना की। यद्यपि हमारा संस्कृत साहित्य अत्यंत संपन्न एवं अगाध है, इसमें विविध विषयों के अनेक ग्रंथ अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और उत्तरोत्तर होते रहे हैं, पर इस विशाल संस्कृत भंडार में कल्लण कवि की रासतरंगिणी, बाण भट्ट का हर्षचरित, पद्मपुट परिमल का नव सहसांग चरितम और विल्लण कवि का विक्रमांगदेव चरितम आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है, परंतु इन ग्रंथों में भी अपना घटना वैचित्र्य एवं अतिशयोक्ति की इतनी भरमार है कि इनसे किसी ऐतिहासिक तथ्य पर पहुंचना असंभव प्रतीत होता है। जबकि आज समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में हम सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, राजा भोज, उदयन, विक्रमादित्य आदि राजाओं के विषय में ही कुछ दंत कथाओं, अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त कोई ठोस या प्रमाणिक जानकारी नहीं जान सकते। अतः उनके आश्रित कालिदास आदि महाकवियों के विषय में सब कुछ जानना तो और भी कठिन हो जाता है। अतः संस्कृत के बाण भट्ट, भवभूति, राजशेखर, विल्हण आदि ही कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपना स्वयं का कुछ परिचय दिया, परंतु शेष कवियों के विषय में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है। महाकवि कालिदास की समस्त प्राचीन और अर्वाचीन देशी एवं विदेशी विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और जिसे कवि कुल गुरु की उपाधि से विभूषित किया है। उन महाकवि कालिदास के स्थिति काल, वंश, चरित्र एवं जन्म स्थान आदि के विषय में भी हमें आज कोई ठोस और विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया। अपना तो क्या, अपने आश्रयदाता के लिए भी केवल एक दो स्थलों पर संकेत मात्र ही किया है, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा। ऐसी स्थिति में जो परंपरागत विश्वसनीय सामग्री के अभाव में महाकवि कालिदास के स्थिति काल के विषय में विद्वानों के अनेकों मत मतांतर चल पड़े हैं, जिनमें किसी एक पर पूर्णतया विश्वास कर किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। इन मतांतरों में किंवदंतियों का भी बड़ा हाथ है, पर ये सब ऐतिहासिक तथ्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इन बातों के विवादास्ग्रस्त होते हुए भी महाकवि कालिदास की स्थिति काल की पूर्वोत्तर सीमा के विषय में तो सभी विद्वान एक मत हैं। इसकी पूर्व सीमा ईसा के लगभग 150 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, क्योंकि यही समय
कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक मौर्य वंश का उच्छेदक सूंग वंशीय पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का राज्यकाल को ऐतिहासिक मान्यता। कालिदास का समय अग्निमित्र 150 ईसा पूर्व से पहले के नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के एहोल नामक ग्राम में प्राप्त एहोल शिलालेख पर ईस्वी सन 364 में खुदी एक प्रशस्ति में कालिदास व भारवी का नाम स्पष्ट उल्लेख है तथा कन्नौज के जो राजा हर्ष हैं, जिनका समय 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक के आश्रित कवि बाण भट्ट ने हर्ष की प्रस्तावनाओं में सर्वप्रथम कालिदास का स्पष्ट नाम उल्लेख पाया गया। अतः 7वीं शताब्दी के बाद कालिदास का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कालिदास की पूर्व सीमा 150 ईसा पूर्व सीमा 150 ईसा पूर्व और अपर सीमा अपर सीमा 647 ईसा पूर्व। ये इन दोनों के मध्य महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। ये इनका समय का पीरियड है कि अर्थात कि कालिदास 150 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के बीच में इनकी स्थिति काल को माना जाता है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंदर कब हुए, ये विद्वानों में इस बात का बड़ा मतभेद है। वे विद्वान अलग अलग मत मानते हैं। वो 6 मत हैं उनके। पहला जो मत है उनका द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत। दूसरा है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत। तीसरा है तृतीय शताब्दी ईस्वी का मत। चौथा है चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत। पांचवा है 5वीं शताब्दी ईस्वी का मत। और छठा और अंतिम है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी का मत। ये 6 प्रकार के मत हैं कि कोई द्वितीय शताब्दी को ईसा पूर्व की को कालिदास का समय मानता है, कोई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को कालिदास का समय मानता है, कोई तृतीय शताब्दी ईस्वी ईसा के बाद में तीसरी शताब्दी है उसमें उनका समय निर्धारित करते हैं, कोई चतुर्थ शताब्दी को, कोई 5वीं को, कोई 6ठी शताब्दी को महाकवि कालिदास के जन्म की स्थिति का समय निर्धारित करते हैं। अब जो पहला है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत।
और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। कुल मिला के सारे 6 मत हैं। इनमें ज़्यादातर तो खंडित हो चुके हैं या उन्हें मानने वाले इक्के दुक्के लोग हैं, किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी सन का मत है। एक तो है दोनों में प्रथम शताब्दी और एक चतुर्थ शताब्दी। ये प्रथम शताब्दी और एक चतुर्थ शताब्दी मुख्य इन दोनों में संघर्ष कि कवि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी माना जाए, ईसा पूर्व या चतुर्थ शताब्दी ईस्वी माना जाए। इन दोनों में मुख्य संघर्ष है विद्वानों में। कोई विद्वान तो प्रथम शताब्दी को महत्वपूर्ण मानता है, कोई चतुर्थ शताब्दी। अब हमें मुख्य रूप से इन दोनों पर विचार करना है। अब पहला है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत। अब इसमें हम कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि ईसा की प्रथम शताब्दी में अश्वघोष उत्पन्न हुए। ईसा की प्रथम शताब्दी में अश्वघोष उत्पन्न हुए, जिन्होंने बुद्धशरीर और सौंदरानंद दो काव्य की रचना की। ये अश्वघोष उत्पन्न हुए थे और उनके काव्यों पर कालिदास की स्पष्ट छाप है। और अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित तथा सौंदरानंद नामक ग्रंथों में या काव्यों में कालिदास के रघुवंश और कुमार संभव से कई प्रसंगों, कल्पनाओं एवं शब्दोक्तियों को ग्रहण किया है। अतः कालिदास अश्वघोष के पूर्ववर्ती होने के कारण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रहे होंगे, ये पहला तर्क दिया जाता है। उसके पश्चात गाथा सप्तशती और कथा सरित सागर आदि आख्यायिकाओं एवं कुछ जैन कथाओं में विक्रमादित्य की वीरता और उदारता एवं दानशीलता का वर्णन है। इन कथाओं की रचना काल की दृष्टि से विक्रमादित्य की स्थिति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की सिद्ध होती है। 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया। गीता प्रेस गोरखपुर भविष्य पुराण पृष्ठ संख्या 245 पर है। विक्रमादित्य भारत के प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तरी का शासन था। मालवा एक संपूर्ण राज्य था और मालवा की यूँ कहें कि राजधानी उज्जैन थी, लेकिन उस मालवा पर तो भर्तरी का शासन था। और भर्तरी के शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था और भर्तरी ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रम सेना ने शासन संभाला और उन्होंने ही ईसा पूर्व 57 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ कर उनका उन्मूलन कर नास्तिक संप्रदायों का उच्छेद एवं वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य के विस्तार को आरंभ किया और विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति कराने के लिए बृहत्तर अभियान चलाया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेना की फिर से गठन किया तथा विदेशी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर एक छत्र शासन पर कायम किया। विक्रमादित्य परम शेर उज्जैन महाकाल मंदिर के निर्माता थे। ये बड़े काव्य मर्मज्ञ तथा कवियों के आश्रयदाता थे। इसके अतिरिक्त इसकी पुष्टि कालिदास के अंतरंग प्रमाणों से भी होती है। इंद्र शब्द के प्रवाची शब्दों में से कवि बार बार महेंद्र शब्द का प्रयोग करता है। कवि महेंद्र शब्द का प्रयोग करता है। कवि बार बार महेंद्र शब्द का ही प्रयोग करता है। कवि
इस प्रकार वह अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य पर अपनी विशेष श्रद्धा प्रकट करता है। यहाँ प्रथम सदी का विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य पर अपनी विशेष श्रद्धा प्रकट करते हैं कवि कालिदास। और राजा गंधर्व सेन इनका दूसरा नाम है और ये भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। गंधर्व सेन के पुत्र विक्रमादित्य और भर्तृहरि हुए थे। विक्रम की माता का नाम सौम्य दर्शना था, जिन्हें वीरमती और मदन रेखा भी कहते थे। विक्रम और भर्तृहरि की एक बहन जिसका नाम मैनावती था। उज्जैनी की जनता को उनके सामने अभिनीत मालिकाग्निमित्र को इन उक्तियों में दृष्टया महेंद्रोपकार पर्याप्त इनका संकेत एवं संदर्भ समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, अतः कालिदास प्रथम शताब्दी में ही रहे होंगे। कालिदास ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट शिव के प्रति अधिक आस्था प्रकट की है, अतएव वे गुप्तवंशी वैष्णव राजाओं की अपेक्षा मालवा के जो सेव राजाओं को ही आश्रित अधिक प्रतीत होते हैं। महेंद्रादित्य और गंधर्व सेन जिनका पूर्ण नाम है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सूर्यवंशी राजा कालिदास के आश्रयदाता थे, इसलिए कवि ने रघुवंश में सूर्यवंशी राजाओं को ही अपना चरित्र का नायक बनाया है। रघुवंश के राजा दिलीप और रघु के वर्णन में तथा कथा सरित सागर के महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य के वर्णन में पर्याप्त साम्य है, अतः कवि को प्रथम सदी में ही सूचित करता है। ये कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम बतला रहे हैं। एक श्लोक है जो संकेत करता है कि धन्वंतरी क्षपण काम सिंह शंकु वैताल भट्ट घटर कर कालिदासा ख्यातो वरामीरो नृत्य सभायाम रत्नानी वै वरुचि विक्रमस्य। ये श्लोक से राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की जानकारी मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये हमारे कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर महाकवि कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व सिद्ध करते हैं। लेकिन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन इनका कसौटी पे कस के इन तथ्यों का जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें महाकवि कालिदास के काल के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।